नमस्कार, मैं डॉक्टर BL दंदे, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने संस्कृत काव्य लक्षणों पर प्रकाश डाला था और आज हम हिंदी काव्य लक्षणों की बात करेंगे। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखें, क्योंकि हमने पूरा प्रयास किया है कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले तमाम प्रश्न जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाए। आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को तैयार करें, इसलिए हमने स्लाइड को माध्यम बनाया है, क्योंकि स्लाइड के द्वारा आप वीडियो को बीच में रोक कर भी नोट कर सकते हैं, भली भांति सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए हमने स्लाइड को माध्यम बनाया है और स्लाइड के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि संस्कृत काव्य लक्षणों की तरह हिंदी काव्य लक्षणों को विस्तार रूप से लिया जाए। कोई भी काव्य लक्षण जो है पीछे नहीं छूटे। आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले तमाम जो प्रश्न हैं वे सारे प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। हम काव्य की बात पहले ही कर चुके हैं और संस्कृत काव्य लक्षणों पर प्रकाश डाल चुके हैं और आज हम सीधे हिंदी काव्य लक्षणों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी काव्य लक्षणों में रीतिकालीन आचार्यों की। हालांकि रीतिकाल के आचार्यों ने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, पर वे संस्कृत आचार्यों का अनुसरण करते हैं, उनमें वो मौलिकता नहीं है। फिर भी उन्होंने जो काव्य के लक्षण निर्धारित किए हैं वे इस प्रकार हैं। हिंदी के प्रथम आचार्य केशव माने जाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से रीतिकाल का प्रवर्तक कहते हैं। आचार्य केशव कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनुन विराजय कविता वनिता मित। केशव ने कविता में अलंकारों को महत्व प्रदान किया है। केशव अलंकारवादी थे और कविता में अलंकारों को महत्व देते हैं। अब हम बात करते हैं श्रीपति की। श्रीपति कहते हैं, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सौलीन कविता वनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। केशव के बाद श्रीपति कविता में रस को महत्व देते हैं। जहाँ केशव अलंकारों को महत्व देते हैं, वहीं श्रीपति रस को महत्व देते हैं। आगे हम बात करते हैं आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी की। चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक बताया है। वे कहते हैं, बत कहाऊ रस में जू है कवित कहावे सोई, अर्थात रस युक्त वाक्य काव्य हैं। चिंतामणि त्रिपाठी रसवादी आचार्य हैं और कविता में रस के महत्व को स्वीकार करते हैं। और आगे कहते हैं, सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो हुई शब्द अर्थ वारो कवित विबुद्ध कहत सब कोई। तो इस तरह से चिंतामणि त्रिपाठी ने काव्य के लक्षण बताए हैं। अब हम बात करते हैं चिंतामणि त्रिपाठी के बाद में कुलपति मिश्र की। कुलपति मिश्र के अनुसार, जग ते अद्भुत सुख सदन शब्दरुक अर्थ कवित यह लक्षण मैंने कियो समुजी ग्रंथ बहुचित, अर्थात संसार में अलौकिक आनंद देने वाले शब्द और अर्थ काव्य हैं। तो उन्होंने अलौकिक आनंद से जोड़ते हुए शब्दार्थ को काव्य बताया है। फिर हम बात करते हैं आचार्य देव की। देव कहते हैं, शब्द जीव तिहि अर्थ मन रस में सुजस शरीर चलत वहे जुग छंद गति अलंकार गंभीर, अर्थात काव्य पुरुष रूपक में शब्द जीव है, अर्थ मन है, रस शरीर है। दोनों छंद वर्णिक और मात्रिक काव्य की गति है और अलंकार काव्य की गंभीरता है। ध्यान दें, यहाँ देव जो है कविता का शरीर जो है रस बताते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हालांकि देव रसवादी है, लेकिन यहाँ उन्होंने इस तरह की परिभाषा दी है। अब हम बात करते हैं सुरति मिश्र की। सुरति मिश्र के अनुसार, वर्णन मन रंजन जहाँ रीति अलौकिक हुई निपुण कर्म कवि को जूति ही काव्य कहत सब कोई,
अर्थात अलौकिक रीति से मनोरंजनकारी वर्णन करना काव्य है। तो इस तरह से सुरति मिश्र ने काव्य की परिभाषा दी है। अब हम बात करते हैं सोमनाथ की। सोमनाथ कहते हैं सगुन पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कही बुद्ध। अर्थात उन्होंने काव्य में छंद की अनिवार्यता मानी है। अब हम बात करते हैं आचार्य भिखारीदास की। भिखारीदास कहते हैं रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। अर्थात गुण रूप रस युक्त व दोष रहित वाक्य काव्य हैं। आगे हम बात करते हैं ठाकुर की। ठाकुर कहते हैं पंडित प्रवीणन को जो चित्त हरे सो कवित कहावे। अर्थात जो आनंद प्रदान करे वही कविता है। तो इस तरह से रीतिकालीन आचार्यों ने काव्य के लक्षण इस प्रकार से निर्धारित किए हैं। आप इन आचार्यों की जो परिभाषाएं हैं उनसे एक एक दो दो शब्दों का चयन करते हुए उन आचार्य से जोड़ते हुए इस तरह से तैयार करें ताकि परीक्षा के समय आप आसानी से जो है प्रश्न को जो है करें, प्रश्न का उत्तर दे सकें। क्योंकि आज की जो परीक्षाएं हैं वे वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं हैं, उनमें जो है ऐसा शब्द चयन हो जिससे आप जो है परीक्षा में सही विकल्प ढूंढने में कामयाब हो सकें। अब हम बात करते हैं हिंदी आलोचकों और हिंदी कवियों की। सबसे पहले हम लेते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, जिन्होंने 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और हिंदी को नई ऊंचाइयां प्रदान की। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह परिभाषा अक्सर पूछी जाती है कि किसने कहा है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आगे वे कहते हैं अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। आगे वे कहते हैं कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। आगे वे कहते हैं मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो चाहे गद्यात्मक। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की चारों परिभाषाएं जो काव्य के संबंध में हैं, जो काव्य के लक्षण को स्पष्ट करती हैं, तो ये परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार करें। अब हम बात करते हैं हिंदी के प्रख्यात आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य शुक्ल कहते हैं कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। आगे वे कहते हैं जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य जो वाणी विधान करता है उसे कविता कहते हैं। तो इस तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कविता को हृदय की मुक्तावस्था से जोड़ा है। वे कहते हैं हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है और हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य जो वाणी विधान करता है उसे कविता कहते हैं। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य को परिभाषित किया है। अब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य द्विवेदी कहते हैं मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य को मानवतावादी दृष्टि से देखते हैं। आगे हम बात करते हैं मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा की। वे कहते हैं साहित्य जनता की वाणी है और उसके जातीय चरित्र का दर्पण है। प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। तो रामविलास शर्मा साहित्य को जनता की वाणी बताते हैं। रामविलास शर्मा के बाद में हम बात करते हैं छायावादी कवियों की। छायावादी कवियों में सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। प्रसाद कहते हैं
काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। ध्यान दें, लंबी परिभाषा में छोटे से वाक्य को लेकर के भी पूछा जा सकता है कि किसने कहा काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। यह भी पूछा जा सकता है किसने कहा काव्य एक श्रेय में प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। तो ध्यान दें, यह छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने कहा है। प्रसाद आगे कहते हैं, सत्य की अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ अभिव्यक्ति काव्य है। तो इस तरह से प्रसाद ने काव्य को परिभाषित किया है। अब हम बात करते हैं छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा कहती हैं, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। तो ध्यान दें, महादेवी वर्मा के साथ भावनाओं को जोड़ते हुए इसे आप जो है तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो इस तरह से संक्षेप में उनकी परिभाषा है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। सुमित्रानंदन पंत के बाद छायावाद के सबसे बड़े आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार काव्य प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। तो उन्होंने काव्य को रस से जोड़कर देखा है। अब हम बात करते हैं रसवादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, रमणीय अनुभूति, उक्ति व चित्रे और छंद, इन तीनों का समन्वित रूप ही कविता है। तो इस तरह से वे तीनों को समन्वित रूप से देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के बाद हम बात करते हैं अज्ञे की। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, नई कविता के भी प्रवर्तक हैं। अज्ञे कहते हैं, कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। अज्ञे कविता को शब्दों से जोड़कर देखते हैं। फिर सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल कहते हैं, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो इस तरह से धूमिल ने कविता को परिभाषित किया है। अब हम बात करते हैं केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह के अनुसार मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम है कविता। तो इस तरह से केदारनाथ सिंह कविता के संबंध में यह कहते हैं कि मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम है कविता। इस तरह से उन्होंने कविता को परिभाषित किया है। तो इस तरह से हमने हिंदी काव्य लक्षणों में देखा। सबसे पहले हमने नीतिकालीन आचार्यों को लिया जिन्होंने काव्य के लक्षण निर्धारित किए हैं, उन्हें स्पष्ट किया। फिर हमने हिंदी आलोचकों के साथ साथ हिंदी कवियों को भी लिया जिन्होंने काव्य के संबंध में क्या क्या परिभाषाएं दी है। इन्हें हमने विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास ये रहा है कि काव्य लक्षणों को इस तरह से विस्तार से लिया जाए कि आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षाएं हो या अकादमिक स्तर की परीक्षाएं हो, उनमें आपका ये टॉपिक अच्छी तरह से भली भांति तैयार हो। आप इस वीडियो को पूरा सुने और इस वीडियो को सुनने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और आपके फीडबैक से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BL धंधे को पहली बार देख रहे हैं तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ ही इसे जो है शेयर भी करें। अब हम अगली कक्षा में अंग्रेजी काव्य लक्षणों के साथ जो है प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।